नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉन्जी एप्स के अगेंस्ट एक जंग सी छेड़ दी है यहाँ पे हमारी सरकार ने। इसके बारे में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी कुछ कह रही हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर अजरबैजान ने आर्मेनिया जाने वाले रास्ते पे एक चेक पॉइंट लगा रखा है। कितना इलाका नगोर्नो काराबाग का इस समय पे आर्मेनिया के कंट्रोल में, कितना अजरबैजान के कंट्रोल में पता चला गया। कौन सा कॉरिडोर है ये लेचिन कॉरिडोर, उसकी लोकेशन कहाँ है जहां पे चेक पॉइंट लगाया गया है अजरबैजान के द्वारा, कहां पे रशियन पीस कीपर्स डिप्लॉयड है, ये सब हम देखेंगे। फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री एक नेटवर्क के थ्रू पूरे देश में ग्राउंड वाटर सेंसर्स लगा रखी है। ये ग्राउंड वाटर सेंसर्स पता करेंगे कि ग्राउंड वाटर एक्विफर्स में कितना पानी है और उन पानी की क्वालिटी क्या है, कंटेमिनेशन लेवल्स क्या है। एविएशन स्टाफ जैसे कि पायलट्स हो गए एयरप्लेन के, एक एयरलाइन के एयर हॉस्टेसेस हो गई। रिसेंटली पिछले कुछ सालों में देखा गया कि गोल्ड की स्मगलिंग इन स्टाफर्स के द्वारा बहुत फ्रीक्वेंटली की जा रही। क्योंकि देखिए, मेरे आपके जैसे आम लोग अगर फॉरेन जाएंगे तो कभी कभी जाएंगे, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा घूमता होगा तो उसका एक साल में 2 फॉरेन ट्रिप लग जाएंगे। अब कोई बॉलीवुड सेलेब हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो जो बिजनेस पर्पज से जा रहा हो तो बात अलग है। नहीं तो सबसे ज्यादा ट्रेवल की जरूरत पड़ती है एयरलाइन स्टाफर्स को, क्योंकि उनका काम ही है, वो एयरलाइन में काम कर रहे हैं, फॉरेन जा रही है फ्लाइट, पैसेंजर्स को लेके आना है, लेके जाना है। अब ये एविएशन स्टाफ चूंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से देश के बाहर जाता है तो गोल्ड स्मगलिंग में इसका इन्वॉल्वमेंट है और इसके लिए बहुत से केसेस पकड़े हैं कस्टम्स ने और डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। तो ये क्या न्यूज है इसको देखेंगे। और अमृतपाल सिंह को पंजाब में पकड़ लिया गया है, लेकिन पंजाब में इसको नहीं रखा गया, असम में रखा गया। बहुत सारी न्यूज कल ये भी निकल के आ रही थी कि इसने इसलिए सरेंडर कर दिया क्योंकि इसकी वाइफ को अरेस्ट किया जा सकता था। तो ये क्या है न्यूज, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए तो एडिटोरियल्स में इंडिया चूंकि मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है या बनने वाला है तो ये हमारे लिए बून ज्यादा है, नुकसान कम। ये कैसे है इसको देखेंगे। न्यू ट्रोइका फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये जो इंडिया, जापान और बांग्लादेश की ट्राइलेटरल पार्टनरशिप बन रही है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अपोजिशन यूनिटी कॉशन वाला आर्टिकल मैं आपके साथ ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। उसका रीजन दोस्तों ये है क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे बीजेपी वर्सेस अपोजिशन पार्टी की बात की जा रही है। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल आर्टिकल ये बोला जा रहा है कि चूंकि राहुल गांधी को इतनी बुरी तरीके से दबा दिया बीजेपी ने तो अब सारा अपोजिशन यूनिटी मिलकर खड़ा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं काफी पॉलिटिकल आर्टिकल है ये, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं उसको। एम्ब्रेसिंग द तेलंगाना डायलेक्ट, देखिए तेलंगाना में रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है, वो मूवी फैमिली बॉन्डिंग के बारे में लोगों को सीख देती है और ये मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। वो भाई बहन जो आपस में बहुत लड़ते थे वो भी मूवी देख के यहाँ पे मिल गए हैं। तो लेट्स सी ये क्या आर्टिकल है। उसके बाद डेफेमेशन पेरल्स, राहुल गांधी जी की जो आप कह लो अपील को रिजेक्ट किया गया सूरत कोर्ट में, इसके बारे में बात की जा रही है। स्मॉल सेविंग रेट्स कितने बड़े हैं रिसेंटली, इसके बारे में बात की जा रही है। तो सारे आर्टिकल्स डिटेल में देखेंगे। दोस्तों मेरी ऐप आ गई है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, उसको डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप का लिंक मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऐप का भी लिंक मिल जाएगा और प्ले स्टोर वाली ऐप का भी मिल जाएगा। प्ले स्टोर एंड्रॉयड एक ही है, iOS ऐप का भी मिल जाएगा। iOS में आपको माई इंस्टीट्यूट नाम की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल कोड PJDDN डाल सकते हैं तो आप मेरी ऐप पे पहुंच जाएंगे। प्ले स्टोर में आप सीधे हर्षित द्विवेदी एजुकेशन सर्च मारिए, आपको ऐप मिल जाएगी। ऐप में देखिए बहुत ज्यादा कोर्सेज मैंने बनाए नहीं है। एक कोर्स अवेलेबल है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है और वही टेस्ट सीरीज केवल आप लेना चाहो तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना रखा। तो ये दोनों चीजें आप परचेज कर सकते हैं। ओवरऑल काफी मेहनत से बनाया हुआ कोर्स है। जो अगले साल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तैयारी शुरू की है वो करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए भी इसको देख सकते हैं। मैंने रिवीजन कराया लगभग 35 घंटे में। चलिए वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, कॉन्ट्रैप्शन। कॉन्ट्रैप्शन क्या होता है? A machine or device that appears strange or unnecessarily complicated and often badly made or unsafe। तो बेसिकली एक ऐसी मशीन या फिर एक ऐसा डिवाइस जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, स्ट्रेंज लगे, आपको अनसेफ लगे इस्तेमाल करने में, इसको आप कॉन्ट्रैप्शन बोलते हो। ओके, पहली न्यूज, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जीएस पेपर थी चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, अमृतपाल हेल्ड इन पंजाब शिफ्टेड टू जेल इन आसाम। तो भैया अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया गया पंजाब की सरकार के द्वारा, लेकिन जेल में बंद किया गया है आसाम में, जो कि पंजाब से 2600 किलोमीटर दूर है। ऐसा क्यों किया गया? चूंकि अमृतपाल सिंह के सपोर्टर पंजाब में बहुत ज्यादा हैं, तो चूंकि जेल ब्रेक हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पे पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट हो सकते हैं, तो ट्रबल मेकर्स को थोड़ा दूर ही लेके चलो। इसलिए यहाँ पे अमृतपाल सिंह जो कि चीफ है वारिस पंजाब दे का, हेयर्स ऑफ पंजाब का, इसको डिटेन किया गया है, आसाम की जेल में बंद किया गया और ये डिटेंशन किया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। ओके, और जितने भी अमृतपाल सिंह के यहाँ पे एड्स अरेस्ट हुए हैं वो भी एनएसए के अंदर अरेस्ट हुए हैं और दिब्रूगढ़ की जेल में बंद है अलग अलग सेल्स में। देखिए बात यहां पे यह है कि
1980 का जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसने यहाँ पे ओवरऑल अथॉरिटीज को ये परमिशन दी है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कम से कम 1 साल के लिए तो अमृतपाल सिंह को यहाँ पे जेल के अंदर रखा जा ही सकता है। अमृतपाल सिंह के ऊपर और 6 क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अलावा किसी और एक्ट के अंदर अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया जाता तो उसमें फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता 24 घंटे के अंदर अंदर, बहुत सारे और प्ले आ जाते, चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाते, फिर ओवरऑल जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी। तो इस कंटेक्स्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। ओके, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर एक पर्सन को बिना फॉर्मल चार्ज के और बिना ट्रायल के 1 साल तक जेल के अंदर रखा जा सकता है ऑन द प्रीमाइस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करना पड़ेगा डिविजनल कमिश्नर को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अगर पर्सन पुलिस कस्टडी में भी है तो भी उसके अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा सकता है, अगर मतलब इमीडिएट प्रूफ्स और प्रॉपर प्रूफ्स हैं। अगर किसी ट्रायल कोर्ट ने किसी कैदी को नॉर्मल क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में बेल भी दे दी, उसके बाद उसके निकलने के बाद भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और जो इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है ना कि ओवरऑल अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अगर आप अरेस्ट हुए हो ऐसा कोई सेफगार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जाता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि डिफेंस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, रिलेशन ऑफ इंडिया विद फॉरेन पावर्स के अगेंस्ट, तो एनएसए लगाया जा सकता है। अमृतपाल सिंह डेफिनेटली इस प्रकार के काम में इन्वॉल्व था, खालिस्तानी प्रोपोगेटर है, देश को तोड़ने की बात करता है, इसलिए एनएसए एक्ट उनके ऊपर लगाया गया। एक और बात बता दूं आपको, पंजाब में अमृतपाल सिंह को ना बंद करने की एक और वजह है। पंजाब के अंदर जिस जेल में भी बंद होगा वहां के कैदियों को भड़का के उनको आनंदपुर खालसा फौज में ना ज्वाइन कराने लग जाए आपका अमृतपाल सिंह, ये भी यहां पे एक फैक्टर रहा है इसको आसाम ले जाके आसाम की जेल में बंद करने का। ओके, तो भाई एनएसए के अंदर ये जो डिटेंशन है काफी स्ट्रिंजेंट है, और भी कुछ स्ट्रिंजेंट डिटेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि एक चीज है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 के अंदर देखिए ये लिखा हुआ है कि अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के अगेंस्ट आपके पास प्रोटेक्शन है, लेकिन 22 क्लॉज 3 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की जा रही है। तो 22 क्लॉज 3 में अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बंद हो तो आपको आसानी से बेल नहीं मिल पाएगी, लेकिन 22 क्लॉज 3 के प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट सेफगार्ड अवेलेबल हैं 22 क्लॉज 4 और 22 क्लॉज 5 में। 22 क्लॉज 5 के अंदर ओवरऑल चाहे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद हो चाहे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बंद हो, एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कर सकता है यहां पे अफेक्टेड इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड के सामने। इस इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड में 3 मेंबर्स होंगे। इसका जो बोर्ड का मेंबर होगा, चेयरमैन होगा, वो जज होगा हाई कोर्ट का। तो बेसिकली अभी के लिए अमृतपाल सिंह के पास क्या लीगल ऑप्शन अवेलेबल है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 5 के अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपनी अपील पेश करे कि हाँ भाई मुझे गलत तरीके से बंद किया गया है, मुझे रिहा किया जाए। तो 22 क्लॉज 3 के प्रिवेंटिव डिटेंशन और एनएसए के अंदर जो डिटेंशन है इसके अगेंस्ट सेफगार्ड अवेलेबल है 22 क्लॉज 5 में, और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट सेफगार्ड 22 क्लॉज 4 में भी अवेलेबल है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आर्टिकल 22 मेरी लक्ष्मीकांत की वीडियोस देखी जाके, मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत डिटेल में आपको समझाया। नेक्स्ट जीएस पेपर थी चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। केसेस ऑफ एविएशन स्टाफ कॉट स्मगलिंग गोल्ड डबल्ड इन 2022-23। तो भैया क्या है, पिछले 1 साल में सोने के दाम बहुत बढ़े हैं और उसके साथ साथ हमारा इंडियन रुपी जो है वो डेप्रिसिएट किया है डॉलर के सामने। तो सोना एक्चुअली बहुत महंगा हो चुकी, सोने के दाम भी बढ़ रहे थे और उसके साथ साथ रुपी का डेप्रिसिएशन भी हो रहा था, और उसके ऊपर गोल्ड के इंपोर्ट्स पे ड्यूटी भी सरकार ने बढ़ाई है। क्योंकि ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। तो इसीलिए आप देखो तो जो स्मगलर्स हैं उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड को इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अप्रैल 22 से फरवरी 2023 के बीच में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम अथॉरिटी ने 29 केसेस बुक किए जहां पे 81 किलो सीज्ड गोल्ड पाया गया एयरलाइन कैबिन क्रू के पास और एयरपोर्ट स्टाफर्स के पास। ठीक है ना, 29 ऐसे स्टाफ को अब तक अरेस्ट किया गया है। तो बेसिकली ये जो 81 किलो सीज्ड गोल्ड मिल रहा है और ये जो 29 केसेस बुक किए गए हैं ये पिछले 3 साल के एवरेज के दुगने हैं। इनफैक्ट जो प्री कोविड ईयर था 2019-20 का उससे भी बहुत ज्यादा है ये केसेस, और ज्यादातर केसेस में एविएशन स्टाफर्स, एयर होस्टेसेस, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ, ये सब सिक्योरिटी स्टाफ तो नहीं, जो मतलब एयरलाइंस के लिए काम करते हैं, रेगुलरली ट्रेवल करते हैं, पायलट्स हो गए, आप कह लो कैबिन क्रू हो गया, ये सब इसमें ज्यादा इन्वॉल्व पाए गए। क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बाहर से आते हैं जाते हैं, तो ये स्मगलिंग में सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली चेन्नई एयरपोर्ट पे डिटेक्शन सबसे ज्यादा हुए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पे 60 डिफरेंस केसेस हुए हैं अरेस्ट के, 9 किलो स्मगल गोल्ड भी वहां पे पकड़ा गया है। मुंबई एयरपोर्ट पे भी 8 कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ को पकड़ा गया है जो कि फैसिलिटेट कर रहा था स्मगलिंग ऑफ 32 किलो ऑफ गोल्ड इन 5 केसेस।
इंडिया के जो ऑफिशियल गोल्ड इंपोर्ट्स हैं 2022-23 में 24% गिरे हैं व्हेन कंपेयर टू 2021-22। $35 बिलियन का तब भी गोल्ड हमने इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया है। अब तनिष्क जैसे बड़े बांड हैं, अब तनिष्क को तो अपना सोना बना के ज्वेलरी बना के बेचनी है ना, तो वो ज्यादा ड्यूटी भर के इंपोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा ड्यूटी भर के भी वो लोगों से ही ज्यादा पैसा लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप देखो तो 2022-23 के पहले 11 महीनों में 4000 किलो स्मगल्ड गोल्ड हमारी अथॉरिटीज ने पकड़ा था, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा था। ओके, ये जो 4000 किलो गोल्ड पकड़ा गया है, इसमें से 53% एयरपोर्ट से पकड़ा गया है, स्मगल्ड गोल्ड था। और कुछ मुंबई, दरभंगा, पुणे, लुधियाना, सूरत, चेन्नई, मदुरई, बेंगलोर से पकड़ा गया। ये भी देश के बाहर से ही आया था, लेकिन स्मगल हो चुका था, डोमेस्टिक मार्केट में पकड़ा गया। 2022-23 में जहां पे एयरलाइन और एयरपोर्ट स्टाफ इन्वॉल्व थे, जहां पे 29 स्मगलिंग केसेस बुक किए गए हैं, 6 में अरेस्ट होना अभी के लिए बाकी है। ओके, तो ये सब चीजें यहां पे बताई जा रही है। अच्छा, गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ रहा है, सिल्वर का जो इलीगल इंपोर्ट है वो थोड़ा घटता हुआ यहां पे नजर आया है। जैसे कि 2021-22 में स्मगल्ड सिल्वर 5200 किलो पकड़ा गया था, लेकिन 2022-23 में 450 किलो पकड़ा गया। इसमें 2 फैसेट्स बनते हैं, या तो आप सिल्वर पकड़ नहीं पा रहे उसकी स्मगलिंग, या फिर ओवरऑल सच में सिल्वर की स्मगलिंग कम हो गई। अब देखिए, जब गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ जाती है तो सिल्वर की कम हो जाएगी। क्या रीजन है? रीजन ये है कि देखिए, 1 किलो गोल्ड की वैल्यू होती है 50 से 55 लाख रुपए, उसके कंपैरिजन में 1 किलो सिल्वर की वैल्यू काफी कम है। और 1 किलो को कैरी करने में एफर्ट उतना ही लगेगा, चाहे आप गोल्ड लेके आ रहे हो, चाहे आप सिल्वर लेके आ रहे हो। इसलिए ऑब्वियस सी बात है, अगर गोल्ड की स्मगलिंग होगी तो सिल्वर की कम हो जाएगी। रीजन बीइंग, गोल्ड की स्मगलिंग में जो प्रॉफिट्स हैं, जो मार्जिन है, वो ज्यादा है स्मगलर्स को। ठीक है, तो ये सब बातें बताई जा रही हैं। ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू भी गोल्ड का इंपोर्ट इंडिया के अंदर बढ़ा है। 2021-22 में दोस्तों गोल्ड का इंपोर्ट था 3.44 लाख करोड़ इंडिया के अंदर, 2020-21 के 2.54 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर इंडिया है। 900 टन गोल्ड हम लोग एक साल में खपत कर जाते हैं। 2021 में गोल्ड की खपत इंडिया में थी 797.3 टन। ओके, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 के हिसाब से 833 किलो स्मगल गोल्ड, जो कि 500 करोड़ रुपए का था, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कन्फिस्केट हुआ। अगला आ जाते हैं, जीएस पेपर 3-2 चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी गवर्नमेंट पॉलिसी, सेंटर विल क्लैम्प डाउन ऑन पॉन्जी ऐप, सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो बेसिकली पॉन्जी ऐप इन्वेस्टर्स का हार्ड अर्न मनी ना खा जाए, इसके लिए यहां पे सरकार ओवरऑल एक मिशन से पॉन्जी एप्स के अगेंस्ट काम कर रही है, ऐसा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। और उन्होंने बोला है कि यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी इसके लिए फोकस डाल रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसके लिए फोकस डाल रहा है। सबसे पहले समझते हैं पॉन्जी स्कीम होती क्या। दोस्तों, पॉन्जी स्कीम्स पिछले कुछ साल पहले बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इनफैक्ट बहुत पढ़े लिखे लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे। मेरे को भी बहुत बार इस चीज का ऑफर आया, और देखिए क्या था ऑफर कि आप पैसा डालो, ओके, जैसे आप 5000 रुपए डालो या 15000 रुपए डालो, और आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स दे दिए जाएंगे कॉस्मेटिक के, और बर्बाद से महंगे से प्रोडक्ट होते हैं वो। आपने 15000 डाला और आपसे बोला जाएगा कि आप 3 लोगों को और मिलाओ, तो आप 3 लोग को और मिलाओगे, वो 3 लोग और 3 लोग को और मिलाएंगे, वो 3 लोग और 3 लोग को और मिलाएंगे, तो इससे क्या है, पैसा नया आता जाएगा। अब अंडरलाइन कोई बिजनेस नहीं है इस पर्टिकुलर पॉन्जी स्कीम का। तो जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा कहां से मिल रहा है, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके पैसे से। तो पॉन्जी स्कीम यही स्कीम होती है जहां पे ओवरऑल आप इन्वेस्टर हो, आपको रिटर्न तब मिलेगा जब आपके द्वारा ज्वाइन कराए गए नए लोग और पैसा जमा करते जाएंगे, तब आपको रिटर्न मिलेगा पॉन्जी। मतलब इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कोई अंडरलाइंग बिजनेस नहीं है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है जो प्रॉफिट कमा के रिटर्न्स दे रही हो। जैसे जैसे नए मेंबर्स आते जाएंगे उनके पैसे से आपको रिटर्न देता जाएगा। तो इसको आप पॉन्जी स्कीम कह रहे हो, इसको कभी भी आप एक सस्टेनेबल बिजनेस का दर्जा नहीं दे सकते। तो एक तो पॉन्जी स्कीम को रोका जाएगा, यहां पे ये बोला गया। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये भी पूछा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या आप इसको भी रेगुलेट करोगे? मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग आज की डेट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में ज्ञान देते हैं। स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कौन सी फाइनेंशियल स्कीम खरीदनी है, नहीं खरीदनी है। तो ये सब जो राय देने वाले लोग हैं, क्या इनके ऊपर सरकार कोई रेगुलेशन करेगी? तो सरकार ने बोला नहीं, इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। आप ओवरऑल इनकी बात को मानने से पहले, इनके फाइनेंशियल आइडिया दिए हुए को एग्जीक्यूट करने से पहले अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस करो, क्योंकि आपका पैसा डूबा तो नुकसान आपका है। ठीक है, तो कल की डेट में किसी यूट्यूबर की बात सुन के आपने ओवरऑल किसी पर्टिकुलर स्कीम में 5 लाख रुपए लगा दिए और आपका पैसा डूब गया, तो फिर आप सरकार के पास जाके मत रोइएगा कि हाँ मेरा पैसा डूब गया, मैंने गलत चीज में पैसा लगा दिया। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें बताई जा रही हैं यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं,
रेगुलेटिंग क्रिप्टो मे नॉट बी इफेक्टिव। यहां पे G20 का लीडर है इंडिया, तो G20 के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके निर्मला सीतारमण जी कह रहे हैं कि हम एक ऐसा टेम्पलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं पैन वर्ड में जो कि क्रिप्टो करेंसी के इलीगल यूज को टैकल कर सके। इसके लिए देखिए तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया गया G20 के एम्बिट के अंदर, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी यहां पे एक पेपर लेके आया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो बेसिकली इंडिया का प्रपोजल जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का और IMF की जो रिपोर्ट आई है, इन सबको डिस्कस करके G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाने की कोशिश करेगा इंडिया क्रिप्टो करेंसी के यूजेज को लेके। भारत सरकार का साफ साफ बोलना है क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक कंट्री अकेले क्रिप्टो करेंसी के फैलाव को नहीं रोक सकता। अगर क्रिप्टो करेंसी को हैंडल करना है, रेगुलेट करना है, सारे कंट्रीज के कोऑपरेशन की जरूरत लगेगी। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी तारीफ की कि इंडियन रुपीस में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ट्रेड करने के लिए तैयार हैं इंडिया के साथ। तो ये सारी बातें यहां पे हुई हैं। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, जल शक्ति मिनिस्ट्री प्लान्स नेटवर्क्स ऑफ ग्राउंड वाटर सेंसर्स टू मॉनिटर क्वालिटी कंटामिनेशन लेवल। तो बेसिकली जल शक्ति मिनिस्ट्री यहां पे एक एम्बिशियस प्लान डेवलप कर रही है ताकि एक वास्ट नेटवर्क ऑफ ग्राउंड वाटर सेंसर्स को पूरे देश में लगाया जाएगा। ये दो काम करेगा, एक तो ग्राउंड वाटर लेवल को मतलब मेजर करेगा और समय समय पे अपडेट्स देगा कि कितना ग्राउंड वाटर लेवल बना हुआ, उसके साथ साथ इस ग्राउंड वाटर में कितनी गंदगी है, कितने पॉल्यूटेंट्स है, कितना कंटेमिनेशन है, इसको भी मेजर करेगा। ठीक है ना। अभी तक ये जो इंफॉर्मेशन है वो साल में 1 या 2 बार इकट्ठा की जाती है और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को इसके बारे में बता दिया जाता है। लेकिन अब ये जो नेटवर्क लगेगा ग्राउंड वाटर सेंसर्स का, ये रियल टाइम में ओवरऑल आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन देगा ग्राउंड वाटर के लेवल पे भी और उसके कंटेमिनेशन को भी लेके। ये सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को सेटअप करने में नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इस मॉनिटरिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर विजिबिलिटी नजर आएगी, मतलब कितना पानी अवेलेबल है, कितना कम हो रहा है, इस पानी की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, एयर प्रेशर, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन आसपास कितना, ये सब चीजें यहां पे मॉनिटर की जाएंगी। ओके, तो देखिए क्या लिखा जा रहा है। वी कैन पोटेंशियली प्रोवाइड ग्राउंड वाटर फोरकास्ट टू फार्मर्स that would be useful for sowing an updated advisory that can influence groundwater extraction policies by states. Except for information on water flow governed by international treaties, most of the information will be publicly accessible. तो इंटरनेशनल ट्रीटीज के अंदर जो इंफॉर्मेशन देनी है उसको छोड़ के बाकी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास अवेलेबल होगी। तो भाई अभी के लिए 26,000 ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेशन वेल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो जो मैनुअली है, लोग मैनुअली जो वाटर ऑब्जर्वर्स हैं वो ग्राउंड वाटर वेल को देखेंगे और उसके बेसिस पे बताएंगे कितना ग्राउंड वाटर है। इस नए इनिशिएटिव के अंदर 16,000 से 17,000 नए डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स लगाए जाएंगे। इनको पीजोमीटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। पीजोमीटर बेसिकली ग्राउंड वाटर लेवल को मेजर करता है और पीजोमीटर की रीडिंग जाएगी इस डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर में। यह डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर इंफॉर्मेशन को डिजिटली ट्रांसमिट करेगा और ओवरऑल जिसके पास भी इस ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस होगा वो पता कर लेगा कि देश के अलग अलग एक्वीफायर्स में कितना ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। ओवरऑल जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये डिजिटल वाटर रिकॉर्डर्स को 26,000 से बढ़ा के 40,000 तक लेके जाएगा अगले कुछ सालों में। और अगर इसको राज्य की सरकार के रिकॉर्डर्स के साथ जोड़ दिया जाए, एग्रीकल्चर और मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिकॉर्डर्स के साथ जोड़ दिया जाए, तो इंडिया के अंदर 67,000 डिजिटली रिकॉर्डेबल यूनिट्स होंगी जो ग्राउंड वाटर डायनामिक्स को चेक कर रही होंगी। ये सब किया जा रहा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा नेशनल एक्वीफायर मैपिंग प्रोग्राम के अंदर। नेशनल एक्वीफायर मैपिंग प्रोग्राम क्या कर रहा है? इंडिया के अंदर 25.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ऑलरेडी नैक्यूम के अंदर मैप किया जा चुका है। इस पर्टिकुलर मैपिंग में पता चलता है कि ओवरऑल जितने भी एक्वीफायर्स हैं, कितना पानी वहां पे है, कितना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कितना रिफिल हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022 में यह पता चला कि इंडिया के अंदर टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का। इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप 398.08 बिलियन क्यूबिक मीटर। से एक्सट्रैक्ट हुआ कितना? 239.16। अगर इस 239.16 को आप 398.08 से डिवाइड करो तो 60.08% निकल के आता है। मतलब आप एक्सट्रैक्शन टोटल का 60.08% कर सकते हो और इतना हुआ है। लेकिन अगर आप एक्सट्रैक्शन टोटल 70% से ज्यादा कर देते हो तो प्रॉब्लमैटिक हो जाती चीजें। क्यों? क्योंकि फिर वो ग्राउंड वाटर एक्वीफायर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। तो 70% से ज्यादा अगर आप ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करते हो
ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स कितना है 398.08, अगर इसके 70% से ज्यादा आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इसी ग्राउंड वाटर एक्यूफायर को फिर से भरना मुश्किल हो जाएगा। अभी के लिए 70% से कम जरूर है, लेकिन हमारे देश के कुछ पॉकेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जहां पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 100% से भी ज्यादा है। मतलब जितना वहां पे पानी जा रहा है साल के बेसिस पे, उससे ज्यादा वहां से निकाल लिया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक टेंशन वाली बात है। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट क्या बोलता है? इंडिया के अंदर टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर, जिसमें से एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स कितना है? तो आपका 398.08। इस 398.08 के 70% से ज्यादा नहीं निकालना, नहीं तो क्रिटिकल हो जाएगी सिचुएशन। 60% निकाला गया इंडिया के अंदर 2022 में। ठीक है, ये सब बातें यहां पे बोली जा रही। फिर कंटेमिनेशन की अगर आप बात करो तो कंटेमिनेशन नेचुरल है, मतलब ओवरऑल मैन मेड नहीं है, लेकिन टेक्निकली इसको पूरी तरीके से नेचुरल नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो 409 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लोराइड कंटेमिनेशन पाया गया है, 209 डिस्ट्रिक्ट्स में आर्सेनिक कंटेमिनेशन पाया गया और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट्रेट कंटेमिनेशन पाया गया। नाइट्रेट कंटेमिनेशन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है। तो हमारे एग्रीकल्चर में ये जो अनसाइंटिफिक तरीके से फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन है, इसकी वजह से भी हमारा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है। तो भले आप इसको नेचुरल बोलो, बट ये पूरी तरीके से नेचुरल नहीं है। जो अनसस्टेनेबल हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अजरबैजान सेट्स अप फर्स्ट चेक पॉइंट ऑन की रोड टू आर्मीनिया। अब ये चेक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस चेक पॉइंट को लेके काफी बवाल मचा हुआ है दोस्तों। ये पर्टिकुलर चेक पॉइंट आर्मेनिया और नगोर्नो काराबाग का जो इनक्लेव है आर्मेनिया के कंट्रोल के अंदर, उसके बीच में एक लिंक है। और इस चेक पॉइंट को लगा के यहां पे जो अजरबैजान है वो आर्मेनिया के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अब इसके लिए भाई आपको देखना पड़ेगा मैप को। मैप को दिखाने से पहले मैं बता दूं, अजरबैजान बॉर्डर सर्विस ने ये बॉर्डर चेक पॉइंट लगाया है एट लचिन कांके कांडी रोड। ये है कहां पे? तो नक्शा देखो, नक्शे से दोस्तों को बहुत कुछ समझ में आएगा। इस नक्शे में आपको बेसिक आइडिया समझा देता हूं। इधर आपको आर्मेनिया नजर आ रहा है, यहां पे आपको अजरबैजान नजर आ रहा है। अजरबैजान का एक छोटा हिस्सा यहां पे भी है जो कि आर्मेनिया के साथ भी बॉर्डर लगाता है, ईरान के साथ भी बॉर्डर लगाता है और इधर टर्की के साथ भी बॉर्डर लगाता है। अब ये जो पर्टिकुलर इलाका यहां दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली नगोर्नो काराबाग है। इस नगोर्नो काराबाग के इलाके को लेके आर्मेनिया और अजरबैजान ने 2020 में जंग लड़ी। 1990s में भी इन्होंने काफी जंग लड़ी थी। ये जो लचिन कॉरिडोर है ना, जहां पे अजरबैजानी बॉर्डर पुलिस ने चेक पॉइंट लगाया, वो यहां कहीं है। अब इसको और प्रॉपर तरीके से आपको नक्शे में दिखाता हूं। इस नक्शे में आपको पूरी चीजें नजर आ जाएंगी। ये जो ग्रीन रंग का इलाका आपको नजर आ रहा है ना दोस्तों, ये ग्रीन वाला इलाका, ये 2020 की जंग ने अजरबैजान ने कब्जा लिया। ये ग्रीन, नीचे भी आपको छोटा सा ग्रीन नजर आ रहा है, ठीक है भाई, ये ग्रीन। उसके बाद ये वाला ब्लू देखिए, लाइट ब्लू वाला जो इलाका है, ये अजरबैजान ने सितंबर 20 से 10 नवंबर 2020 में कब्जा लिया। तो ये जो पर्टिकुलर इलाका है, ये पहले आर्मेनिया के पास था, अब 2020 के बाद ये अजरबैजान के पास चला गया। तो बचा कुचा इलाका नगोर्नो काराबाग का जो आर्मेनिया के पास बचा है, वो ये ऑरेंज वाला इलाका है। ये ऑरेंज वाला इलाका बचा कुचा इलाका है जो आर्मेनिया के पास बचा हुआ है। साउथ का ये पूरा जो लाइट ब्लू वाला इलाका है, ये पहले आर्मेनिया के पास था, 2020 की जंग में अजरबैजान ने कब्जा लिया। इसीलिए जब आर्मेनिया ने 2020 की जंग में सरेंडर किया तो वहां के प्रेसिडेंट और जो लीडर्स थे, उनको वहां के लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया। इसलिए अजरबैजान खुश था, आर्मेनिया हार गया था, क्योंकि बड़ा इलाका आर्मेनिया का नगोर्नो काराबाग का अजरबैजान के पास चला गया। लेकिन अब इशू ये है दोस्तों कि इस समय पे आर्मेनिया के पास जो बचा कुचा नगोर्नो काराबाग का इलाका है, वो भी खतरे में है। चूंकि ये नगोर्नो काराबाग का जितना इलाका मैं मार कर रहा हूं, ये आर्मेनिया के पास है, यहां पे आर्मेनिया है। इस इलाके को और इस इलाके को जोड़ने के लिए ये जो कॉरिडोर है वो ये है, इसको आप लेचिन कॉरिडोर बोलते हो। और इसी लेचिन कॉरिडोर पे यहां पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट लगा दिया है किसने? अजरबैजान ने। तो बेसिकली नगोर्नो काराबाग का वो इलाका जो थोड़ा बहुत इस समय पे बचा हुआ है आर्मेनिया के पास, उसके पास सप्लाईज कहां से जाती हैं? मेनलैंड आर्मेनिया से। तो आर्मेनिया से सप्लाई निकल के इधर जाती हैं, जो इलाका है यहां से निकलेंगी सप्लाईज आर्मेनिया से, और ओवरऑल आपका इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के थ्रू होते हुए इधर जाएंगी। तो अजरबैजान बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर इलाके में टेररिस्ट एक्टिविटी ना बढ़ जाए, इसीलिए हम ओवरऑल ये बॉर्डर चेक पॉइंट लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, इस पर्टिकुलर इलाके में रशियन पीस कीपर्स हैं, आर्मेनियन सेपरेटिस्ट हैं। वो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट इस पर्टिकुलर स्टेप को अपोज कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अजरबैजान की एस्टैब्लिशमेंट हमारे ऊपर कब्जा करना चाहती है। यूएस भी इस पर्टिकुलर स्टेप को
अपोज कर रहा है। देखिए वाशिंगटन ने यहाँ पे क्या बोला है, डीपली कंसर्न दैट अजरबैजान एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ चेक पॉइंट ऑन लाचिन कॉरिडोर अंडरमाइंस एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंस इन द पीस प्रोसेस। वी रीइटरेट दैट देयर शुड बी फ्री एंड ओपन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड कॉमर्स ऑन द लाचिन कॉरिडोर एंड कॉल ऑन पार्टीज टू रिज्यूम पीस टॉक्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवोकेशन हॉस्टाइल एक्शन। अपने नोट्स में दोस्तों इनकॉर्पोरेट कर लो, लाचिन कॉरिडोर कहां है। लाचिन कॉरिडोर का क्वेश्चन इस बार की यूपीएससी प्रीलिम्स और अगले की यूपीएससी प्रीलिम्स कभी भी आ सकता है। लाचिन कॉरिडोर कहां है, नगोर्नो काराबाख में है, ठीक है ना भाई, ये बात याद रखिएगा। ओके, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बोला है कि इस प्रकार का डेवलपमेंट वायलेशन है सीज फायर एग्रीमेंट का। तो जब 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, आर्मेनिया ने अपना बड़ा इलाका नगोर्नो काराबाख का अजरबैजान को दे दिया, तो उस समय पे ये बातचीत बोली गई थी कि कोई बॉर्डर पुलिस, कोई बॉर्डर चेक पॉइंट नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अजरबैजान ने फिर से यहाँ पे चेक पॉइंट लगा दिया है। तो सीज फायर एग्रीमेंट में अपने सेट ऑफ कंप्लायंस को अजरबैजान यहाँ पे इग्नोर कर रहा है, कुछ ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है ना। लाचिन कॉरिडोर इस समय पे काफी न्यूज में है, ठीक है ना भाई। अजरबैजानी एक्टिविस्ट का बोलना है कि लाचिन कॉरिडोर लगाना जरूरी था, इलीगल माइनिंग हो रही है। येरेवन जो कि आर्मेनिया की कैपिटल है, वो ये बोल रही है कि बाकू ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फैलाना चाहता है, ओवरऑल नगोर्नो काराबाख के इलाके को और कट ऑफ कर देना चाहता है आर्मेनिया से। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। 2020 का सीज फायर एग्रीमेंट कर रहा है यहाँ पे अजरबैजान, थोड़ा बहुत एग्रीमेंट देखिए तोड़ ही रहा है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई एग्रीमेंट मैटर नहीं करता दोस्तों, सिर्फ आपकी पावर मैटर करती है। ये आज की डेट में रशिया प्रूव कर चुका है, चाइना प्रूव कर चुका है और अजरबैजान यहाँ पे प्रूव कर रहा है। रशिया की बात की जाए तो रशिया यहाँ पे एक्टिवली आर्मेनिया के सपोर्ट में नहीं आ पा रहा, क्योंकि वॉर में इन्वॉल्व था। जब वो वॉर में नहीं भी इन्वॉल्व था तब भी सीएसटीओ के मैकेनिज्म के अंदर उसने आर्मेनिया की कोई खास मदद नहीं की थी, और कहीं ना कहीं आर्मेनिया के लोग रशिया से इस बात को लेके नाराज भी हैं। आगे चलते हैं, एडिटोरियल डिस्कशन पे आ जाते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिया है। अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया तो जरूर दबा लीजिए, एक बार ऐप चेकआउट कर लीजिए। चलिए, इंडिया एज मोस्ट पॉपुलस कैन बी मोर बून देन बेन। बहुत ही सिंपल व्यू पॉइंट्स यहाँ पे श्रीनिवास गोली साहब ने दिए, बट इफेक्टिव व्यू पॉइंट्स है। इस प्रकार के व्यू पॉइंट्स को आप ओवरऑल अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। तो भैया इस समय पे क्या है कि अब 2021 का सेंसस तो कंडक्ट हुआ नहीं है, चाइना के अंदर भी सेंसस का कोई पॉपुलेशन फिगर अवेलेबल है नहीं, इसलिए आप 100% नहीं कह सकते कि इंडिया की आबादी कब चाइना को क्रॉस कर ली जाएगी, बट समवेयर इन द मिडल ऑफ 2023 क्रॉस कर ली जाएगी, ये यहाँ पे बोला गया है। और मिडिल पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही रहे हैं। अप्रैल खत्म होने वाला है, 4 महीने खत्म होने वाले हैं, तो अगले 2 महीनों में मिडिल आ जाएगा, जून जुलाई के लगभग। तो उस समय पे ऐसा कहा जा रहा है, या फिर हो सकता है अभी इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को ओवरशूट कर गई हो। तो चाइना की पॉपुलेशन 142.57 करोड़ होगी, इंडिया की होगी 142.86, चाइना की पॉपुलेशन से लगभग 29 लाख ज्यादा। तो क्या पॉपुलेशन बढ़ने से हमारी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी? क्या पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे लिए जरूरी है? इंडिया के अंदर पहले पॉपुलेशन को लेकर काफी सारी पॉलिटिक्स हो चुकी है, तो क्या ये पॉपुलेशन हमारे ऊपर एक बर्डन है, एक बोझ है, या हमारे लिए एक रिसोर्स है, एक पेनेशिया है? तो ये सब चीजों की बात की जा रही है। देखिए, एक चीज होती है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी होती है इन्वायरमेंट की, नेचुरल रिसोर्सेज की, ह्यूमंस को कैरी करने की कैपेसिटी। ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जहां पे ओवरऑल एक इकोसिस्टम, एक नेचुरल एनवायरनमेंट कितने ह्यूमंस को कितने लंबे समय तक सस्टेनेबली कैरी ऑन कर सकता है, इसके बारे में एक मैट्रिक डिवाइस किया गया। लेकिन देखिए, आज की डेट में कैरिंग कैपेसिटी केवल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ये बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करती है कि वो ह्यूमंस किस टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्शन कितना है, उनका जो कंजम्पशन सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है, कितना सस्टेनेबल है। तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया की देखा जाए तो इंडिया की यहाँ पे तारीफ की गई है। एक तो हम ओवरऑल इकोनॉमिक रिसोर्स के ऊपर पर कैपिटा बेसिस पे बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, इंडिया के अंदर ऑलरेडी 2023 में फर्टिलिटी रेट 2.0 पे पहुंच चुका है, मतलब इंडिया की आबादी अब स्टेबल होगी, बहुत तेजी से तो बढ़ने वाली है नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ेगी, लेकिन ये पीक पे पहुंच जाएगी 169.6 करोड़ 2063 में, और उसके बाद ये लगातार कम होना शुरू होगी। तो इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि वो स्टेबलाइजिंग मोड में आ रही है, ना कि इंक्रीजिंग मोड में। उसके साथ साथ खास बात यह कि चाइना जापान की आबादी से अगर आप इंडिया की आबादी को कंपेयर करते हो तो हमारे यहाँ पे यंग लोगों का क्वांटम ज्यादा होगा। वो लोग जो कि 15 से 64 साल के एज ग्रुप में आते हैं, वर्किंग एज के आप कह लो रेंज को बिलोंग करते हैं। तो 68% इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन है 2023 में। तो 2023 में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है 68% वर्किंग एज के अंदर है। तो हमारे पास 35 साल और हैं इस इकोनॉमिक डिविडेंड को खींचने के लिए। इस इकोनॉमिक डिविडेंड को खींचने के लिए हमें 4 की मैकेनिज्म पे फोकस करना है। एक एम्प्लॉयमेंट, दूसरा एजुकेशन एंड स्किल्स, तीसरा हेल्थ कंडीशंस, चौथा गवर्नेंस।
एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू ट्रांसलेट डेमोग्राफिक बोनस टू इकोनॉमिक डिविडेंड। तो इंडिया अगर सफिशिएंट और क्वालिटी जॉब्स पैदा कर लेता है अपनी बल्जिंग वर्किंग एक पॉपुलेशन के लिए, तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज कर पाएंगे, ये एक रियलिटी बन जाएगा। उसके साथ साथ एजुकेशन, स्किल जनरेशन, हेल्दी लाइफ स्पैन, डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, डिसेबिलिटी को रोकने के लिए ये एक और चैनल है हमारे पास जिसके थ्रू हम डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी को इकोनॉमिक गेन में बदल सकते हैं। एक स्किल्ड और हेल्दी वर्कफोर्स जरूरी है बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग को कम करता है, कैपिटल क्रिएशन को बढ़ाता है। गुड गवर्नेंस, कंसेंशियस पॉलिसीज के थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने में हमारी मदद करता है, हेल्दी इन्वायरमेंट को ये क्रिएट करता है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही है। वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री के लिए जहां पे यंगर आबादी ज्यादा है, ठीक है ना। अब बात क्या है कि डिजीज अगर आप कम कर सको, इसी पर्टिकुलर आबादी को आप एजुकेट कर सको, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा कर सको और इसके हेल्थ पैरामीटर्स का ध्यान रख सको, तो अगले 35 साल तक ये बढ़ती आबादी हमारे लिए इतना बड़ा रिसोर्स होगी कि इंडिया इतनी तेजी से इकोनॉमिक डेवलप करेगा कि बाकी हर कंट्री को हम पीछे छोड़ सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हम ये कर पाएंगे। जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आबादी एज कर रही है, हमारी आबादी यंग है। अगर ये यंग आबादी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद करती है तो इंडिया के अंदर पोटेंशियल है वर्ल्ड वाइड मार्केट बनने का, प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में, आईटी सेक्टर के रिस्पेक्ट में, इन ऑल अदर सेक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही। 2061 तक हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन पर कैपिटा जीडीपी को 43% से एडिशनली बढ़ा सकती है, प्रोवाइडेड सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एलिमेंट्स को स्टेबल रखा जाए। एक और चीज, इंडिया के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.8 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 2 पे ऑलरेडी पहुंच चुका। अगर वो 1.8 से नीचे जाने लगा तो लॉन्गर टर्म में वो इंडिया के लिए बेटर नहीं होगा। जबरदस्ती हमें अपनी पॉपुलेशन को एज नहीं करवाना। एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन उस देश की यंग रहे जो कि काम करके ओवरऑल वर्कर और लेबर प्रोडक्टिविटी के थ्रू इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करे। फिर नेक्स्ट, अ न्यू ट्रोका फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। तो भैया देखिए, साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने की बात है। अभी ये देखिए इंडिया है, इधर आपका भैया बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, नीचे की तरफ थाईलैंड आ जाएगा। तो ये तो हो गया साउथ एशिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब आपका साउथ। म्यांमार तो खैर साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट हो गया। इंडिया बोल लीजिए, श्रीलंका बोल लीजिए, अफगानिस्तान बोल लीजिए, पाकिस्तान बोल लीजिए, भूटान बोल लीजिए, नेपाल बोल लीजिए, ये साउथ एशिया हो गया। और जब इधर पहुंच जाओगे आप, क्या नाम से, म्यांमार, थाईलैंड और उसके उधर लाओस, कंबोडिया, तो आप साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच जाओगे। तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट का रीजन और बांग्लादेश, ये 2 बहुत फोकल पॉइंट है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और उसके साथ साथ बांग्लादेश। अगर ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका और बांग्लादेश तेजी से ग्रो करता है तो डेफिनेटली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। और इसके लिए जापान एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। रिसेंटली 3rd इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग हुआ 11 से 12 अप्रैल 2023 को। इसको होस्ट किया गया एशियन कॉन्फ्रेंस के द्वारा अगरतला, त्रिपुरा में। सारे एक्सपर्ट्स यहां पे मिले, पॉलिसी मेकर्स यहां पे मिले और उन्होंने बोला कि बांग्लादेश, इंडिया और जापान का जो ट्रोयका है वो मिलके वंडर्स कर सकता है। बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे जापान के पैसे से एक मतरबारी डीप सी पोर्ट बनाया जा रहा है। ये डीप सी पोर्ट इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश की दुनिया की कनेक्टिविटी के साथ नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी ये पर्टिकुलर पोर्ट बढ़ाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। जापानीज असिस्टेंस से बांग्लादेश का एयरपोर्ट 2027 में फंक्शनल हो जाएगा। बांग्लादेश की नीड्स को कैटर करेगा और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की नीड्स को ये कैटर करेगा। ओवरऑल 22 करोड़ की आबादी को डेवलपमेंट का चांस देगा ये मातरबारी डीप सी पोर्ट। इंडिया में जापान के जो एम्बेसडर हैं हिरोशी सुजुकी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में एम्फसाइज किया कि भैया रोड और रेलवेज की कनेक्टिविटी तो बढ़ानी है, साथ साथ हमें रीजनल इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन भी बढ़ानी है। नॉर्थ ईस्ट का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अलॉन्ग विद बांग्लादेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन, बांग्लादेश तो इंडस्ट्रियलाइज कर ही रहा है लेकिन चूंकि पास में ही नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट लंबे समय से थोड़ा वल्नरेबल रहा है ड्यू टू ज्योग्राफिकल एंड माउंटेनियस टोपोलॉजी, तो रोड और पोर्ट बना के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को प्रॉपर तरीके से इस साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच के कॉरिडोर के साथ लिंक करके नेशनल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर इलाके में लेके आके एक कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी सेटअप की जा सकती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेलरेट किया जा सकता है बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट दोनों में। ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही रहा है, नॉर्थ ईस्ट को उसके साथ जोड़ देना। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट अपनी क्रेडिबिलिटी किस हिसाब से बढ़ाएगा। यहां बांग्लादेश है तो नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश
देखिए बांग्लादेश और ऊपर के नेपाल भूटान के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश की जो कनेक्टिविटी है नेपाल के साथ भूटान के साथ, उसे भी यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ा सकता है। तो वैल्यू चेन को क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाना, एग्रो प्रोसेसिंग, मैनमेड फाइबर्स, हैंडीक्राफ्ट, इन सारे फील्ड्स में, फार्मास्यूटिकल, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, सबके अंदर टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट का ओवरऑल यहाँ पे जापान के साथ एक ट्रॉयका बनता नजर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आबादी हमारी काफ़ी पढ़ी लिखी है, सर्विस सेक्टर में वो काफ़ी पोटेंशियल तरीके से काम कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के शहरियार आलम जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने स्ट्रेस किया कि ढाका और नई दिल्ली ने प्री 1965 इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर कर दिया इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, ठीक है ना। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस कनेक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, ताकि ये जो जंक्शन है साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, इसको होलिस्टिक तरीके से डेवलप किया जा सके। इसको फिर बिम्स्टेक के साथ जोड़ा जा सकता है। ये जो BIJ फोरम है, बांग्लादेश इंडिया जापान फोरम, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की मीट कराई जा सकती है, प्राइम मिनिस्टर के लेवल की मीट कराई जा सकती है, लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। अपोजिशन यूनिटी क्वेश्चन, इसका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया था, अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। फिर तेलंगाना की रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तेलंगाना के अंदर वेनु येनडांडी की एक तेलुगु फिल्म है बलागम को 50 दिन बाद भी अपने रिलीज होने के बाद बड़ी ज्यादा तगड़ी ऑडियंस मिल रही है तेलंगाना के अंदर। फैमिली वैल्यूज और बॉन्डिंग को पोर्ट्रे करती है बलागम नाम की मूवी, ठीक है ना। तेलंगाना की लैंग्वेज की एक यूनिक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को शोकेस करती है मूवी बालागम ने तेलंगाना के लोगों का दिल छू लिया है। इनफैक्ट आसपास के सारे स्टेट्स के लोगों का दिल छू लिया है। ये मूवी ने बहुत सारे अक्लेम अवार्ड्स तो जीते ही हैं। इनहेरेंट लोकल ट्रेडिशंस को बहुत इफेक्टिव तरीके से दिखाती है मूवी, तेलंगाना के कल्चर को दिखाती है। फोक सॉन्ग्स किस प्रकार से रीजन की ह्यूमन वैल्यूज के साथ एसोसिएट करते हैं पिछले कई सेंचुरीज से, ये दिखाती है। इस पर्टिकुलर फिल्म की स्क्रीनिंग बहुत से विलेजेस रेजिडेंशियल कॉलोनीज में की जाती है तेलंगाना के हर हिस्से में, इनफैक्ट तेलंगाना स्टेट के बाहर की जा रही है, ठीक है ना। बहुत सारे पुराने सिबलिंग्स भाई बहन जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ के बैठे थे, एक दूसरे को फूटे आंख नहीं सुहाते थे, वो इस फिल्म को देखने के बाद मिल रहे हैं, एक दूसरे के गिले शिकवे मिटा रहे हैं। जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वी श्रीनिवास गौड़ साहब तेलंगाना के, उन्होंने इस पर्टिकुलर फिल्म की स्क्रीनिंग की है बहुत सी जगहों पे। हनमकोंडा डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज वाले दिन 15 मई को करेंगे भी आगे। तो बेसिकली यहाँ पे टॉलीवुड के अंदर तेलंगाना की डायलेक्ट को इस्तेमाल करके एक ऐसी मूवी बनाई गई है जो कि फैमिली वैल्यूज और बॉन्डिंग पे फोकस करती है। और अगर आप देखो तो इस प्रकार की मूवीज और जगह भी बनी है, जैसे कि तेलुगु मूवी फिदा हो गई, लेटेस्ट मूवी दशहरा हो गई। तो तेलंगाना कल्चर में फुल लेंथ मीनिंगफुल सिनेमा किस प्रकार से पूरे साउथ इंडिया में सिम्फोनी और कह लो हारमोनी का कल्चर लेके आ रहा है, ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। घर के अंदर फैमिलियल वैल्यूज की वैल्यू, फैमिलियल बॉन्डिंग और इमोशनल बॉन्डिंग की वैल्यू, ये इस पर्टिकुलर फिल्म में हमें देखने को मिला है। तो बालागम मूवी के बारे में मुझे खुद आज इसी आर्टिकल से पता चला है। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा इस मूवी को देखूं। आप भी, जो लोग फिल्म दे रहे हैं वो नहीं, बट बाकी लोग 1-2 घंटे निकाल के तो मूवी देख ही सकता है। फिर डेफेमेशन पैरेलल्स अ डॉजी केस इज बीइंग यूज्ड टू कीप राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड। तो सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कांग्रेस MP राहुल गांधी के कन्विक्शन को स्टे करने से मना कर दिया। कौन से प्रेमाइस में मना किया? उन्होंने ये बोला कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका पब्लिक पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है, तो आम आदमी अगर गलत बोले तो एक बार को उसको माफ किया जा सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो गलत बोलेगा तो उसको माफ नहीं किया जा सकता है। तो जो 8th सेशन जज हैं, जज रॉबिन P. मोगेरा, इनका जो ऑर्डर है वो बेसिकली इस बेसिस पे कन्विक्शन को स्टे करने से मना कर रहा है कि राहुल गांधी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर गलत बोलता है तो उसको हार्शर पनिशमेंट देना बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने, एडिशनल सेशंस जज ने जो रीजनिंग इस्तेमाल की है वो रीजनिंग यहाँ पे गलत है। राहुल गांधी ने इस बिहाफ पे सूरत की कोर्ट में अपील की थी कि ओवरऑल उनकी रेपुटेशन और उनके पॉलिटिकल कैरियर को इर्रिवर्सिबल डैमेज हुआ है, लेकिन यहाँ पे सूरत की कोर्ट बोल रही है कोई इर्रिवर्सिबल डैमेज नहीं हुआ है। तुमने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम किया है और तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की बिना पे तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट इतना इलॉजिकल स्टेटमेंट आपने दिया है मोदी कम्युनिटी को लेके कि आपके अगेंस्ट इतना बड़ा एक्शन है। हालांकि इस पर्टिकुलर रीजनिंग को सूरत कोर्ट के द्वारा गलत बताया जा रहा है, ठीक है ना। जब तक अपील प्रोसेस राहुल गांधी का पूरा नहीं हो जाता तब तक उनको जेल के अंदर तो नहीं डाला जा रहा है, बट डेफिनेटली उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट चली गई है और उन्होंने अपना रिसेंटली जो ऑफिशियल रेजिडेंस था वो भी छोड़ दिया। कल परसों न्यूज आ रही थी, सर्कुलेट हो रही थी।
तो अब राहुल गांधी जी के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं कि वो गुजरात के हाई कोर्ट में जाके अपील फाइल करें। लेकिन यहां पे जो लॉजिक दिया गया है कोर्ट के द्वारा वो लॉजिक गलत बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में जल्दी कन्विक्शन होता नहीं, और कन्विक्शन होता भी है तो 2 साल की सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आती है। तो यहां पे 2 साल की आर्टिफिशियल सजा को बना के राहुल गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, और कोर्ट इस चीज में सरकार की मदद कर रहा है। इस प्रकार का कुछ इल्जाम लगाया जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। ठीक है, फिर स्मॉल सेविंग रेट की यहां पे बात की गई है। अच्छा आर्टिकल है, ये समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हमारे देश में लगभग 1 डजन स्मॉल सेविंग स्कीम्स है। इस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सरकार हर क्वार्टर पे रेट्स को रीएडजस्ट करती है। अभी रिसेंटली रेट्स रीएडजस्ट किए गए हैं और 0.1% से 0.7 परसेंटेज पॉइंट्स तक ओवरऑल इन रेट्स को बढ़ाया गया। अक्टूबर 22 से दिसंबर 22 का जो क्वार्टर था उसमें इन रेट्स को 0.1 परसेंटेज पॉइंट से 0.3 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ाया गया था। जो पहला क्वार्टर था 2023 का, जनवरी फरवरी मार्च, उसमें इन स्कीम्स के रिटर्न रेट को 0.2% से 1.1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाया गया था। देखिए अप्रैल 2020 के बाद इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा रहा था। और इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, तो 2016 में श्यामला गोपीनाथ पैनल ने अपना रिकमेंडेशन दिया था। उसके फॉर्मूला के बिहाफ पर ही इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रेट को डिसाइड किया जाता है। अभी के लिए अगर देखा जाए तो जितना रेट चल रहा है रिटर्न रेट इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स का, और जितना श्यामला गोपीनाथ पैनल ने बोला था, उसके बीच में गैप था 44 से 77 बेसिस पॉइंट्स का। 44 से 77 बेसिस पॉइंट मतलब 0.44% से 0.77 परसेंटेज तक का गैप था। इस गैप को यहां पे भरने की बात की जा रही है, लेकिन पूरा भर नहीं पाए। अगर ओवरऑल टोटल 12 स्कीम्स की बात करो तो 6 स्कीमों के लिए ओवरऑल जो प्रेजेंट रेट है इंटरेस्ट रेट, और जितना श्यामला गोपीनाथ पैनल ने बोला है उसके बीच में गैप 0 है 12 में से 5 स्कीमों के लिए, लेकिन बाकी 12 में से 6 स्कीमों के लिए, लेकिन बाकी 5 स्कीमों के लिए अभी भी जो गैप है वो 5 बेसिस पॉइंट से 82 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.05% से 0.82% है। मतलब जितना इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे पब्लिक को दिया जाना चाहिए उतना दिया नहीं जा रहा है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पिछले 3 साल से रिटर्न रेट केवल 7.1% है, जबकि लास्ट अक्टूबर में 7.72% होना चाहिए था, और इस क्वार्टर में प्रेजेंट क्वार्टर में 7.76% होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड का रिटर्न नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि इनका ये बोलना है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो कमाई होती है लोगों की उसको टैक्सेबल नहीं किया जाता है। तो चूंकि हम इसकी कमाई को टैक्सेबल नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इसके रेट को बढ़ा भी नहीं रहे हैं। वहीं पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के अंदर भी जो रिटर्न है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन इसके रेट को बढ़ाया गया। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम का रेट रिटर्न रेट 8% किया गया। क्या फर्क है सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ के बीच में? तो पीपीएफ 1960 में आया था, जबकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम यही सरकार रिसेंटली लेके आई है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में भी जो अर्निंग्स है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, पीपीएफ की अर्निंग्स के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। तो ओवरऑल आपने सुकन्या समृद्धि का रिटर्न रेट बढ़ा दिया बट पीपीएफ का नहीं बढ़ाया। सरकार यहां पे लॉजिक दे सकती है कि भाई सुकन्या समृद्धि स्कीम हमारी देश की बच्चियों को एम्पावर करता है, उनके लिए सेविंग्स लेके आता है, तो उसको टैक्स करना ठीक नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हम टैक्स कर सकते हैं, बट अगर हम उसको टैक्स नहीं कर रहे हैं तो हम उसके इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई हैं। ठीक है भाई, पीपीएफ सेविंग्स 1.5 लाख रुपए तक की आपकी नॉन टैक्सेबल होती है, 1.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन ले सकते हो। उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली बात है वो टैक्सेबल हो जाएंगी। देखिए क्या है, आप 1.5 लाख, आपको लगेगा कि यार 1.5 लाख रुपए में कितना ही टैक्स बच रहा है और 1.5 लाख रुपए में मुझे कितना ही रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन आप सिर्फ 1.5 लाख का रिटर्न देख रहे हो। ऐसे 1.5 लाख पीपीएफ में इन्वेस्ट करने वाले देश में कितने लोग हैं? हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है पीपीएफ में, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी सरकार के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट को सरकार नहीं बढ़ा रही, क्योंकि सरकार का लॉजिक ये है कि इस पीपीएफ की कमाई के ऊपर हम इंटरेस्ट मतलब टैक्स चार्ज नहीं करते। अब ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम का रिटर्न है ये किस हद तक आने वाले लोकसभा की इलेक्शंस में और राज्यों के इलेक्शंस में इंपैक्ट डालेगा, ये समय आने पे ही पता चलेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। सारे डिटेल पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो सुनने में मजा आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हर्षित द्विवेदी एजुकेशन डाउनलोड करके ऐप आप कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। एक ही कोर्स उसमें अवेलेबल है, वही ट्रेडमार्क कोर्स है, उसी पर मैंने सारी मेहनत की। बहुत ज्यादा आलतू फालतू कोर्स बना के कुछ भी नहीं पढ़ाता हूं मैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।